हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। और आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, जब भी बचपन में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि फिंगर के जो प्रिंट्स होते हैं वो सब लोगों के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और उन्हीं को ही मैच किया जाता है उस लेंस से देख के, ठीक है, तो उसको फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करना। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक जस्ट एक इल्यूजन है। ओके, अब देखते हैं कि एक्चुअली में फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, ठीक है। सो फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि क्यों की जाती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो अगर ये कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है और बहुत टाइम बाद मिला सपोज, ठीक है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो उन्हीं का बच्चा है या कोई और है, या फिर कोई और आके लाइक प्रॉपर्टी के मैटर में या फिर कुछ भी आके कभी ये बोले कि मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझे भी हक चाहिए इसमें, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है बात को प्रूफ करने के लिए, लाइक कि हाँ सच में ऐसा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो दोनों जिसके भी डीएनए को आपस में मैच करना है उन दोनों का डीएनए सैंपल लेना मस्ट होता है, ठीक है, तभी तो मैच किया जाएगा। ओके, डीएनए सैंपल लेके एंड उसको डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया जाता है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है दैट इज नोन एज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए VNTR को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR की फुल फॉर्म, ठीक है। एग्ज़ाम में मतलब जो MCQs वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। अब ये होता क्या है देखो, तो दिस इज द क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये जो डीएनए है एक्चुअली में ये बहुत लंबा है। कितना लंबा है पता है? एक क्रोमोसोम के अंदर जितना डीएनए होता है उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर होती है। 2 मीटर तो बहुत लंबा हो गया ना। 2 मीटर में अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करें तो लाखों न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो जीन्स होती हैं, जीन्स, ठीक है, जीन्स जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये जीन्स प्रेजेंट है किसी भी क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पे एक छोटा छोटा सा रिपीटेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है हर एक डीएनए के अंदर वो डिफरेंट होता है। ओके, मतलब कि अगर हम बात करें किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, तो उसके अंदर 2 क्रोमोसोम जो हैं, एक के अंदर ये रिपीटेड सीक्वेंस है, मतलब जो मदर से क्रोमोसोम आए हैं, ठीक है, एक हमेशा एक सेट क्रोमोसोम मदर से आता है, एक सेट क्रोमोसोम फादर से आता है, ठीक है। तो जो मदर से एक क्रोमोसोम आया है, ओके, उसका एक रिपीटेड सीक्वेंस ये है, बात समझ में आई। एंड फादर से जो सीक्वेंस आया है उसका रिपीटेड सीक्वेंस ये है। क्लियर? मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है। एक क्रोमोसोम की बात करें, हम यहाँ पे बात करें कितने क्रोमोसोम की? सिर्फ एक क्रोमोसोम की, ठीक है। और इसके अंदर
6 क्रोमोसोम का रिपीट है। ये बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ आई? देखो, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक डीएनए है, मतलब क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 डीएनए। ओके, डीएनए के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, लेकिन उन जीन्स के बीच में स्पेस होता है, मतलब कंटिन्यूसली तो प्रेजेंट नहीं होते, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किसी क्रोमोसोम के अंदर 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, मतलब 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ है, 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ है, 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ है, 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ पे। बात समझ में आई? इस तरीके से बहुत सारे जगह पे ये 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर। मदर से जो एक क्रोमोसोम आया है उसके अंदर ये, मतलब चलो, ये मदर से क्रोमोसोम आया है और ये फादर से आया है। ठीक है, इसके अंदर 6 नंबर के क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है, मतलब 6 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है। बात समझ में आई? हम क्रोमोसोम नंबर 1 को कंपेयर कर रहे हैं, 1 को। ओके, सो 7 एंड मदर से जो आया वो 7 एंड फादर से जो आया वो है 6 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस, क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, अब सपोज कि अगर कोई चाइल्ड है वो इन्हीं पेरेंट्स का है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, एक के अंदर ये वाला सीक्वेंस होगा, एक के अंदर ये वाला सीक्वेंस होगा, करेक्ट? इससे ज्यादा होगा क्या? इससे डिफरेंट कुछ आ सकता है? अगर हम क्रोमोसोम नंबर 1 को कंपेयर करते हैं तो एक क्रोमोसोम के अंदर ये 7 न्यूक्लियोटाइड वाला रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, 6 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए। बात समझ में आई? अब देखो, हमको कैसे पता चलेगा कि 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है या नहीं, या 6 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है या नहीं? तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम इसको, जैसे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ये एक सस्पेक्ट का डीएनए है, ठीक है, एंड जिससे मैच करना है, मतलब इट्स जस्ट पेरेंट्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है, एक हम रैंडम कि हमको एक जगह पे सैंपल मिला है और सैंपल जिसका है वो ये सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज सस्पेक्ट नंबर 2। ठीक है, ये हमको कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर जो डीएनए मिला है वो इसका है या फिर इसका है। ठीक है, हमको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डालते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो जीन्स के सीक्वेंस को कट करता है। ठीक है, मतलब कि जो रिपीटेड सीक्वेंस को कट नहीं करेगा, सिर्फ जीन्स के साइड में, मतलब जहां पे ये रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको पूरा अलग कर रहा है। बात समझ में आई? तो जो एंजाइम है उसने इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए को कन्वर्ट किया। ठीक है, वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हमने इसके अंदर भी ऐड किया, इसके अंदर भी जो सैंपल था वो ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर सपोज 7 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये सैंपल इसका है, ठीक है, तो ये 7 नंबर वाला बैंड आना चाहिए, 7 न्यूक्लियोटाइड का एक बैंड आना चाहिए। ठीक है, तो मैच करके देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद एक सैंपल को इसके अंदर पोर करेंगे, एक सैंपल को इसके अंदर पोर करेंगे, एक सैंपल को इसके अंदर पोर करेंगे। हमको ये पता होना चाहिए, सपोज कि हमने बीच में जो सैंपल पोर किया है वो हमारे पास ये सैंपल वाला डीएनए था। ठीक है, इधर हमने सस्पेक्ट ए का डीएनए डाला है, इधर हमने सस्पेक्ट बी का डीएनए डाला है। बात समझ में आ रही है? देन इसका जो बाइंडिंग पैटर्न है वो हमको इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, इसका जो बाइंडिंग पैटर्न है वो हमको इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है। इसका जो बाइंडिंग पैटर्न है वो हमको इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है।
ठीक है। हम ये आराम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए का सैंपल, मतलब जो बाइंडिंग पैटर्न है वो किसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट बैंड है मैच कर रहा है, जो सेकंड बैंड है मैच कर रहा है, थर्ड बैंड है मैच कर रहा है, फोर्थ बैंड है वो भी मैच कर रहा है, फिफ्थ भी मैच कर रहा है, सिक्स भी मैच कर रहा है, सेवन भी मैच कर रहा है। लेकिन कुछ और हैं जो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर फिर भी हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली बैंड जो है वो इसके इक्वली आ रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है डीएनए सैंपल को बाइंडिंग पैटर्न के थ्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे इतने सारे बाइंडिंग पैटर्न्स क्यों आए? एक्चुअली में बाइंडिंग पैटर्न ऐसे नहीं आता है, बाइंडिंग पैटर्न इस तरीके से आता है। मतलब एक सैंपल ये डाला, एक सैंपल यहाँ डाला, ठीक है। बाइंडिंग पैटर्न इस तरीके से ऑब्जर्व होता है। हमको इसको एक्सरेज की प्रेजेंस में देखना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद उसको कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो डीएनए है उसमें कितनी सारी सेल्स होंगी, उसमें बहुत सारी, उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम का जो बैंड है वो आएगा ना, 46 क्रोमोसोम का। तो 46 का आ रहा है, 46 डिफरेंट आएगा, क्योंकि 23 जो है वो मदर के हैं, 23 फादर के हैं। तो यहाँ पे बाइंडिंग पैटर्न जो है वो डिफरेंस आएगा। बात समझ में आई? मतलब कि देखो, एक्चुअली अगर हम बात करें हमारे डीएनए में कितनी सिमिलैरिटी होती है, तो हमारा डीएनए अगर मेरा और तुम्हारा डीएनए कंपेयर किया जाए तो उसमें 99.99% सिमिलैरिटी है, ठीक है। सिमिलैरिटी कैसे? क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन जहाँ पे प्रेजेंट है वो तुम्हारे अंदर भी वहीं पे प्रेजेंट है। जो क्रोमोसोम नंबर 2 पे अगर कोई एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है, वो मेरे अंदर जिस क्रोमोसोम पे, जहाँ पे, जिस लोकेशन पे प्रेजेंट है, सबके अंदर वो वही होगी अगर वो ह्यूमन है तो, ठीक है। ऐसा इसीलिए देखो, हमारी जो आईज हैं, नोज है, माउथ है, ठीक है, फेस है, सब एक ही जगह पे है ना, सबका है ना, आराम से। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता है क्या? थोड़ा बहुत भी, कि किसी की आँख थोड़ी ज़्यादा दूर है एक आँख से, है ना, या फिर किसी की जो नोज़ है वो थोड़ा इस साइड है, या फिर थोड़ा इस साइड है, या बॉडी के किसी और पार्ट पे हो गई है। ऐसा कभी सुना है? ऐसा कभी सुना है कि हाथ जो है वो पैर की जगह आ रहा है और पैर जो है वो हाथ की जगह आ रहा है, ठीक है। अगर ये सिमिलैरिटी नहीं होती 99.99% की, तो ये वाली सिचुएशन आती, ठीक है। किसी की आँख कहीं होती, किसी की नाक कहीं होती, ठीक है, ये सिमिलैरिटी नहीं होती। बात समझ में आई? तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे सपोज एक नोज फॉर्म करने वाला जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नोज, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 की लोकेशन पे हर एक इंसान के अंदर वो जीन वहीं प्रेजेंट होगा जिसकी नाक ठीक उसी जगह होगी। बात समझ में आई? अगर ये चेंज कर दिया जाए, अगर ये चेंज कर दिया जाए तो उसकी नाक की जो लोकेशन है वो भी चेंज हो जाएगी, ओके। या तो बनेगी नहीं, और अगर बनेगी तो वो दूसरी जगह बनेगी, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट हालांकि किया नहीं गया है, ना ही किया जाएगा, क्योंकि हम हमेशा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जो यूजफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते, ठीक है। तो और ये कर भी नहीं सकते, ठीक है। इंसान चाहे कितना भी महान हो जाए, भगवान तो बन नहीं सकता है ना। सो डिफरेंस कितना होता है? जो 0.1% का डिफरेंस होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। मतलब कि हर एक क्रोमोसोम में एक रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है, हर एक क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके अंदर एक रिपीटेड सीक्वेंस है। मतलब किसी के अंदर 6 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, किसी के अंदर 8 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, किसी के अंदर 15 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, ठीक है। और वो रिपीटेड सीक्वेंस उसी के अंदर जाएगा जिसके अंदर उसके क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो है ये हर एक इंसान के अंदर वेरिएबल है, ठीक है। मतलब अब सोचो, हमारा अगर तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट का डीएनए मतलब कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं चलेगा कि ये दोनों एक ही इंसान के नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंड्स तुम्हारे अंदर जो होंगे वो तुम्हारी मदर से भी तो आए होंगे, मदर और फादर दोनों के हैं। तो फादर से कंपेयर करोगे तो वो मदर वाले जो बैंड है वो तो डिफरेंट नजर आएंगे ना,
जब मदर से कंपेयर करोगे तो फादर वाले जो बैंड है वो तो डिफरेंट दिखाई देंगे ना। तो इस तरीके से हमको हमेशा ये पता चलता है कि ये बैंडिंग पैटर्न किसी एक इंडिविजुअल का है या फिर नहीं। ये बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? एक बार और वापस से करते हैं, ठीक है? थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मदर की एक सेल, ठीक है? हम सिर्फ कुछ क्रोमोसोम को लेके समझते हैं तो हमको बाकी का इजीली समझ आएगा, ठीक है? हम कंपेयर कर रहे हैं मदर का क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है? मदर के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो दो टाइप के हैं, दो, एक उनके मदर से आया, एक फादर से आया, ठीक है? इसके अंदर 16 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, इसके अंदर 17 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है। पूरे क्रोमोसोम में छोटी छोटी जगह पे ये प्रेजेंट है, 16 एंड 17। बात समझ में आई? फादर के अंदर थर्टीन न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, 18 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, ठीक है? क्लियर? अब देखो, जीन्स जो प्रेजेंट है सब में सेम प्रेजेंट है, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी उनके लिए सेम होंगी, ओके? या हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड किया, वो इस रिपीटेड सीक्वेंस को कट नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इस रिपीटेड सीक्वेंस को कट नहीं कर सकता, बहुत सारे, जब आगे आप इन डिटेल पढ़ोगे तो आपको इस चीज ये समझ में आएगा, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि एक ऐसा स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियस है जो इसके इस साइड से कट करेगा, इस साइड से कट करेगा, लेकिन इसको कट नहीं कर सकता, ठीक है? अब देखो, सेम इसके अंदर भी ऐसा है, एक चाइल्ड है, कंफ्यूजन है कि ये जो चाइल्ड है ये इनका है कि नहीं है, ठीक है? तो क्या किया गया, इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सपोज हमने 1 डाला, ठीक है? इससे डीएनए सैंपल लिया, इससे डीएनए सैंपल लिया, इसका डीएनए सैंपल लिया, हमारे पास 3 डीएनए सैंपल हैं। मदर, फादर एंड चाइल्ड, ठीक है? तीनों का डीएनए सैंपल हमने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ओके? अब देखो, अगर इसके पास, अब इसका हम सबसे पहले एक जेल में बाइंडिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है? मदर, फादर एंड चाइल्ड, ठीक है? मदर का डीएनए लिया गया, ये वाला जो बाइंडिंग पैटर्न है ये थोड़ा ऊपर आएगा, 16 वाला, 17 वाला थोड़ा इससे नीचे आएगा, ठीक है? हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 16 एंड 17 वाला है, और बहुत सारे बैंड्स हैं जो ऐसे इसके नीचे आए हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट हुआ है, ठीक है? यहाँ देखते हैं जो फादर का डीएनए है वो क्या है, एक 13 है एंड एक 18 है। 13 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे आएगा एंड 18 यहाँ पे आएगा, करेक्ट? ठीक है? अगर ये चाइल्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक बैंड हमको ऑब्जर्व हुआ यहाँ एंड एक बैंड हमको ऑब्जर्व हुआ यहाँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमको सिर्फ कंपेयर किसको करना है, तो हम इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं।
बात समझ में आई? देखो ये वाला जो बैंड है, ये वाला फादर से मैच कर रहा है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 ये वाला फादर से गया है एंड क्रोमोसोम नंबर 2 ये वाला मदर से गया है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से अब देखो इसका बाइंडिंग पैटर्न, इसका बाइंडिंग पैटर्न डिफरेंट है ना, इसका बाइंडिंग पैटर्न, इसका बाइंडिंग पैटर्न डिफरेंट है, तो हर किसी का बाइंडिंग पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हमको किसी के साथ कंपेयर करना है तो हम उसमें से कुछ बैंड्स को कंपेयर करते हैं जो VNTR के सीक्वेंस होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। ओके, समझ में आ गई ये बात क्लियरली? चलो आपको एक जो टर्म याद रखनी है दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अगर इसमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अपने अपने क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर रखिएगा एंड आई विल सॉल्व देम। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।